बैंक से जाके लोन मांगा स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के लिए, नाम दिया था उसको हमने स्पेसिफिक लोन। हमने क्वेश्चंस के अंदर देखा था, लिखा होता था लोन वाज स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोजेक्ट टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट टू फाइनेंस द आउटले। स्पेसिफिक लोन मतलब वो स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता था, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक लोन ना हो या कम पड़ जाए। स्पेसिफिक लोन ना हो, बैंक के पास गए, बैंक ने कहा आपको लोन नहीं देना, आपकी शक्ल ही नहीं है लोन दिया जाए आपको, चले आए यहाँ से, ठीक है जी। तो आप चले आए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चले आए, अब प्रोजेक्ट तो करना ही था, या बैंक के पास गए लोन लेने कि जी हमें जो है वो लेट से 50 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा यार ऐसा करो 20 लाख हमसे ले लो, बाकी 30 लाख खुद अरेंज कर लो, हम तो आपको 20 लाख ही दे सकते हैं। तो इन एनी केस स्पेसिफिक लोन ना हो अवेलेबल या कम पड़ जाए तो बिजनेसेस क्या करते हैं, जो उनके पास जनरली कुछ लोन्स जो उन्होंने पहले से ले रखे होते हैं, जनरल पर्पस जो किसी कई मकासद के लिए उन्होंने अपने पास रखे होते हैं, वो उनमें से पैसा निकाल के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल लोन्स नॉर्मली एक पूल की तरह से होते हैं जिसके अंदर एक लोन पड़ा है, दूसरा भी पड़ा है, तीसरा भी पड़ा है, चौथा भी पड़ा है, पांचवा भी पड़ा है, ठीक है। अब इसमें से जिससे जैसे ज़रूरत पड़ती है फंड्स को निकाल के प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक लोन तो जो किया जैसे किया बिल्कुल वैसे ही था। जनरल लोन पर भी इंटरेस्ट तो पे हो रहा होता है, बैंक को लोन तो लोन है। अब अगर उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया वो क्वालिफाइंग एसेट के अंदर इस्तेमाल हो गया है वो लोन, तो उस इंटरेस्ट को भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना बनता है, बनता तो है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या आएगा, मसला यहाँ पे यह आएगा कि जनरल लोन इज अ पूल, अ बकेट, बाल्टी, ठीक है जी। एक पूल है, एक बकेट है जिसमें सारे लोन्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, कोई कितने परसेंट पे, कोई कितने परसेंट पे, कोई कितने परसेंट पे, कोई कभी आया, कोई कभी का आया हुआ, कोई रीपे हो गया, कोई रीपे नहीं हुआ, सब कुछ डिफरेंट है हर लोन का। अब स्पेसिफिक लोन में तो पता होता था इस दिन आया, इतना इंटरेस्ट रेट है, वो चार्ज कर दो जब तक कैपिटलाइजेशन कितनी करनी है और वो कमेंसमेंट सेशन के दरमियान करनी है। जनरल लोन की बारी आई तो जनरल लोन में से तो पैसे निकाल लिए, पता नहीं कौन से वाला लोन, ये वाला हुआ, ये वाला इस्तेमाल हुआ, ये वाला हुआ, तो एक बकेट, एक पूल की तरह से था। तो फिर जब कैपिटलाइजेशन की बारी आई बोरिंग कॉस्ट की, तो किस रेट पे करें, कौन से लोन का रेट लें। तो जनरल लोन के अंदर जो सबसे पहला काम सीखने वाला होगा वो होगा, अगर लोन एक से ज़्यादा है, जनरल लोन एक है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, लड़ाई कब पड़ेगी, लोन एक से ज़्यादा हो जनरल पर्पस और उनमें से कोई फंड्स इस्तेमाल हो जाएं हमारे प्रोजेक्ट में, तो फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर किस रेट से इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करें, वो एक एवरेज रेट निकाला जाता है जिसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन रेट। क्या कहा जाता है जी, कैपिटलाइजेशन। क्यों, मतलब इस रेट से हमने इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है ना, कैपिटलाइज करना है, तो इसको कहा क्या जाता है, कैपिटलाइजेशन। आसान अल्फाज में कहें तो एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ जनरल लोन्स। तो इसकी एक सादा सी आसान फहम सी वर्किंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल लें। 5 तक हम पहुंच गए थे, 6 निकाल लें बस। आज 6 और 7 हमारा आखिरी बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कल से पास पेपर कर रहे होंगे। आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है वो जी। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 है, पेज नंबर 729 पे है ये। लेक्चर्स पढ़ते जाएं, जब अब एक पेज पूरा होगा। वैसे तो ये 2 क्वेश्चंस तो आपके लिखे हुए थे लेक्चर 4 के ही साथ, लेकिन ज़रा कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो
अब 5, 6, 7, 8 जब एक सफ़े के बराबर हो जाएगा तो मैं फिर आपको एक हैंड आउट दे दूंगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि लेक्चर 5 में हमने ये पढ़ा, 6 में ये पढ़ा, 7 में ये पढ़ा, क्लास वर्क, होमवर्क, चाहे वो पास पेपर के होंगे लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। हैंड आउट मिल जाएगा लेकिन वीक के एंड पे मिल जाएगा, या मे बी आपको अब नहीं वीक के एंड पे मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि एक सवाल बहरहाल मैंने पास पेपर का उठाना है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं और से क्वेश्चन ही पूरा उठाना है, तो वो क्वेश्चन हैंड आउट के ऊपर होगा। तो 2 हैंड आउट होपफुली आपके अब बनेंगे टोटल इस वीक में, उम्मीद है हम इसको ख़त्म कर देंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कहता है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स अवेलेबल टू ताकत लिमिटेड। इनके पास कुछ लोन्स हैं, लोन ए, लोन बी, लोन सी, लोन डी। अमाउंट्स गिवन है, लोन का इंटरेस्ट रेट गिवन है, लोन के आने की डेट गिवन है और रीपे होने की डेट भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो लोन टाइप गिवन है, कौन सा लोन, लोन की अमाउंट भी गिवन है, ये मैंने अमाउंट लिखने की कोशिश की है, अमाउंट, ठीक है जी। पहला लोन, लोन ए है और अमाउंट कितनी है 2 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्या है, ₹2,00,000 का लोन हो और उस पर इंटरेस्ट रेट हो 20%, तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आया, ठीक है। जरा देखिए किस दिन आया ये लोन, यकम मार्च 13 को, और किस दिन पे रीपे हुआ, हमारा साल जरा रिक्वायरमेंट में पढ़ लें। कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें फॉर ईयर 31 दिसंबर 16, यानी हमारा साल 16 है तो ये कहीं हमारे साल से पहले से चला आ रहा है, यानी कि हमने जब ये साल शुरू किया तो पहले ही दिन ये ओपनिंग में पड़ा होगा, ऐसा ही है। लेकिन रीपे किस दिन हो गया, 30 जून 16 पे, तो हमारे साल में कितने महीने आउटस्टैंड रहा, 6 महीने जी, 6 महीने। यकम मार्च 13 को आया था, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो हमारे इस साल में यकम जनवरी 16 पे ये पहले से मौजूद था और 30 जून 16 पे ये रीपे हो गया। तो हम यहाँ पे अगर इंटरेस्ट निकालना चाहें 6/12 करेंगे जी, 20,000। ये काम तो आज तक आप करते आए हैं, लोन पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और फिर उसको फ्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। यहां पे बस इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं मैं। मंथ्स आउटस्टैंडिंग जरा हमारे साल में कितने रहे ये बताएं, 6/12, ठीक है। और हम यहां से इंटरेस्ट की बजाय पहले क्या निकाल लिया करेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब, देखें अगर आप 2 लाख पर 6/12 करके फिर 20% कर लें तो जरा आंसर चेक करें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क क्यों पड़ेगा। हमने इंटरेस्ट निकाल के उसको हाफ ईयर पे कर लिया या हमने लोन को ही आधे साल पे करके उस पर इंटरेस्ट निकाल लिया, फर्क तो कोई नहीं है। तो ये वर्किंग चेंज करने की वजह 2 मिनट में समझ आ जाती है आपको। बेसिकली मुझे लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग चाहिए होगी और इंटरेस्ट की चाहिए होगी किसी रेट के निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको जरा थोड़ा सा चेंज किया, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। लोन आउटस्टैंडिंग कितना आया बोलो, 2 लाख पर इंटू 6/12 करो तो क्या आता है, ये यूं कह लें 2 लाख 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, या यूं कह लें कि 1 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो बात तो एक ही बनती है ना, भाई समझ आ रही है। चलो ओके, अब इंटरेस्ट रेट बता दें, इस लोन पे रेट कितना है 20%, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ गया, तो वही 20,000 ही बने। इससे परेशान तो नहीं हुए। ये मंथ्स आउटस्टैंडिंग और लोन आउटस्टैंडिंग मतलब ये है कि ये यूं कहना चाह रहे हैं कि 2 लाख 6 महीने के लिए रहा, तो यूं कह सकते हैं ना कि 1 लाख पूरा साल रहा, बात तो एक ही बनती है ना, ठीक है। तो सही है, तो बस हमने ये काम जरा थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलें अब सब लोन्स के ऊपर ये अप्लाई करवाएं, नोट ना करें, साथ साथ आपको 2 मिनट देता हूं कि आप खुद कैलकुलेट करेंगे यहां देखे बगैर। जी बी 5 लाख इसकी अमाउंट है। अब देखें किस दिन आया ये लोन, यकम मार्च 15 पे, हमारे साल से पहले ही आया था, तो यकम जनवरी 16 पे मौजूद होगा।
रीपे किस दिन हो रहा है? 30 जून 18। और हमारे साल में रीपे भी साल से पहले आया था, साल के बाद रीपे हो रहा है, तो इस साल में तो पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहेगा इंटू 12/12 जी। कितना? पूरा 5 लाख। 1 वही 1 12/12 1 ही होता है बेटा, लेकिन लिखेंगे 12/12 ही। 5 लाख। अब इसका इंटरेस्ट रेट 25, 1,25,000। तीसरा लोन कौन सा है? सी। 1 लाख का लोन है, किस दिन आया? यकम मार्च 16 हमारे साल में आया, हमारे साल में आया। और किस दिन रीपे हो गया? हमारे ही साल में रीपे भी हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने? 6 लग रहे थे ना, तेजी में नहीं गिनना, उंगलियों पे गिनेंगे, 7 ही निकलेंगे। तो 7/12 जी 5, 8। हाँ, इससे परेशान कभी नहीं होना पर्चे के अंदर। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये क्या, ये तो 3.333 कैलकुलेटर गलत हो गया, फिर पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, टाइम ज़ाया करते रहते हैं। हो जाती है फिगर इस तरह से जी। बोलें रेट 18%, 10500। फिर कौन सा लोन है जी? डी 70,000। किस दिन आया? यकम फरवरी 16 हमारे साल में। किस दिन रीपे हुआ? 28 फरवरी हमारे साल में रीपे नहीं हुआ, तो फिर 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। 167 कर लो ना, बराबर हो जाएगा जरा। रेट लोन आउटस्टैंडिंग जो पूरे साल रहे टोटल बता दो, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी टोटल बता दो। 722,500। निकालने क्या लगे हैं? इन सब लोन्स का एक एवरेज रेट, क्योंकि लोन्स के आने जाने की डेट डिफरेंट है, लोन के रेट्स डिफरेंट है इंटरेस्ट के, तो वेटेड एवरेज एक तरह से निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ताकि एक एवरेज, सही एवरेज रेट निकला है हमारे पास। तो इधर देखें, आपको पता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंट्रो में आप क्या किया करते थे? नहीं पता आपको? लोन इनटू रेट किया करते थे? नहीं करते थे। लोन के ऊपर रेट लगाएं तो इंटरेस्ट निकल आता है। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो इंटरेस्ट भी पता है, लोन भी पता है, हमें क्या चाहिए? रेट। तो रेट के लिए इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन इंटू 100 कर दोगे, रेट परसेंट में आ जाएगा। तो इधर देखें, इंटरेस्ट कितना है? 163,200। लोन कितना है? 722,500 इंटू 100, आंसर इज 26% कर लें, ठीक है। ठीक है जी, मुश्किल लगा ये काम? एक एवरेज रेट निकाला है, 2 मिनट लें, बोर्ड पे देखे बगैर कैलकुलेट करें, शाबाश। कौन सा? क्या तोहफा था मेरी तरफ से? देखो, मैं फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें जनरल लोन्स का तोहफा दिया, कैपिटलाइजेशन रेट का तोहफा दिया, रोज देता हूँ। एक तो तुम्हारे मैच में अंपायरिंग की है मैंने, ऊपर से तोहफा भी दूंगा। नहीं, 0 पे नहीं हुआ, मैंने 1 रन बनाया था। अच्छा, डक से तो बच गया था ना। नहीं यार, मैं पहले लेके गया हूँ, फेस मैंने किया था, सिंगल ले गया था, दूसरी तरफ आया हूँ तो दोबारा।
क्यों? जीत तो फिर भी गए ही हो यार, तुमने जो मुझे हरा के जीतना ही था ना। यार उसने 37 रन तो एक ओवर में खा लिए शहबाज ने, 37। और फिर वो क्या बनाना भाई, तो कोई भी बना लेता। लेकिन यार वो नेचुरली हो जाता है ना, 40 तक होता तो बन भी जाना है, फिर आउट हो जाता है, एक आध बना तो हो ही जाता। मैच का चांस नहीं मिला ना, अगले मैच का चांस नहीं मिला। क्या कह रहे? नहीं, एक रन बनाया, चेक कर लो यार। अगर एक रन हुआ तो मैं तुम्हें तुम मुझे गिफ्ट देना, अगर ना हुआ तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे दूंगा जो देना। ठीक, ओके जी, सबने कर लिए कैलकुलेट, तो मसला तो नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ें फिर, क्वेश्चन नंबर 7। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी? कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन है, फिर सीजेशन ऑफ प्रोजेक्ट भी गिवन है। गुड, हम अपनी वर्किंग तो जरा यहाँ पे कर लेना। कमेंसमेंट ये कल से अपनी बनानी, बस कल से खत्म, आज आखिरी दिन है इसका, फिर कल से सवाल मैं लिख दिया करूंगा, आपने फिर प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट निकालने की, ताकि पर्चे में ये डायरेक्ट निकाल सके। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, और ये कमेंसमेंट हम किया करते हैं लेटर ऑफ नंबर 1 लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, मेरा रट्टा ऐसे लगा हुआ, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट। उसके बाद सीजेशन, किस दिन रोक देना है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को, तो वो है वर्क कंप्लीशन डेट। चलें डाटा लिखते हैं। क्या कहता है जी, किस दिन वर्क स्टार्टेड, किस दिन? 1 फरवरी। अच्छा, वर्क स्टार्टेड है 1 अप्रैल 16, और वर्क कंप्लीटेड सीजेशन किस दिन होगी? 30 नवंबर 16। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज, और 3 पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है जी, 1 अप्रैल को, 1 जून को और 1 नवंबर को। इधर देखें कौन सी डेट लिखें, ऊपर लोन तो 4 आ रहे हैं ना, बोले 4 लोन आ रहे हैं भाई, वही सवाल कंटिन्यू हुआ है ना, 4 लोन आ रहे हैं, कौन सी डेट लिखें? एक ही लिख लेते हैं, ए जरा पहला पहला है, बी कर लेते हैं, सी, डेट भी एवरेज निकाल लें, डेट भी एवरेज निकाल लें। नहीं, कमेंसमेंट तो 1 अप्रैल से करनी है और 30 नवंबर पर रोकना है इसको, क्या करें? This rule is only applicable to specific loans, specific loans। ये जो आपका रूल था, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, ये स्पेसिफिक लोन्स पे सिर्फ अप्लाई होता है, जनरल लोन पे अप्लाई नहीं होता। तो फिर जनरल लोन के लिए क्या करेंगे? जनरल लोन में भी तो कोई
कमेंसमेंट कोई सिजेशन होनी चाहिए। बात समझें, हमने जनरल लोन में से पेमेंट तो की है, 3 पेमेंट्स की हुई हैं, 3 लाख की, 1 लाख की और 30,000 की। तो जब इस पूल में हाथ डाला, वो पूल मैंने ज़रा मिटा दिया, जब इस पूल में हाथ डाला 3 लाख निकाला, तो अब ये प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने लग गया पैसा। ये पैसा जब प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ तो ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो बहरहाल इसकी कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड तो करना है। ठीक है, तो फिर किस दिन से ऐड करना शुरू करें? जिस दिन से प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा। अगले सवालों में जाके पता लगेगा। प्रायोरिटी होती है हमारी, सबसे पहले स्पेसिफिक लोन को यूज करते हैं, अगर वो खत्म हो जाए या वो हो ही ना, फिर जनरल लोन की तरफ जाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जनरल लोन के इंटरेस्ट का। जनरल लोन का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे जिस दिन हमने इस पूल में हाथ डाल के पैसे निकाल के प्रोजेक्ट में लगाए, और वो दिन कौन सा है? पेमेंट डेट। वो क्या है जी? पेमेंट डेट। तो लिखें, इन केस ऑफ जनरल लोन इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड in case of general loan, interest will be capitalized from date of payment till cessation or completion of project, from date of payment till cessation or capitalization of cessation or completion of project। इसके आगे ना 2-3 अल्फाज लिखने की गुंजाइश छोड़िएगा, ऐसी जगह पे लिख रहे हो जहाँ पे आगे कुछ लिखना चाहें तो, ठीक है ना। थोड़ी देर में 1-2 अल्फाज और इसके आगे लिखवाऊंगा। फिलहाल तो बहरहाल जनरल लोन के केस में देखें, अगर दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक लोन, तो फिर जनरल लोन भी यूज तो हुआ, उसका इंटरेस्ट कमेंसमेंट से नहीं कैपिटलाइज करना तो कब से? भाई इस सवाल में ठीक है कमेंसमेंट और वो एक ही है, क्योंकि स्पेसिफिक लोन इस सवाल में है ही नहीं। जब स्पेसिफिक लोन सवाल में आएगा तो पहला नंबर स्पेसिफिक लोन का होगा यूज करने के लिए, खत्म होगा तो जनरल लोन की तरफ आएंगे। तो स्पेसिफिक लोन खत्म होते होते कमेंसमेंट तो कब की गुजर चुकी होगी। ठीक है, इसलिए रूल अभी बना लेते हैं, अगले सवाल में ये दोनों लोन इकट्ठे आ रहे हैं। फिर जनरल लोन के केस में हम कैपिटलाइजेशन किस दिन स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट टिल सीजेशन, और वहाँ सीजेशन को चेंज करूंगा ईयर एंड से आगे। अगर हमारा प्रोजेक्ट रुके ही ना और साल रुक जाए तो फिर हम ईयर एंड पे रोका करेंगे। वो हर चीज़ के लिए ऐसे ही है, वो अभी बाद में लिख लेते हैं। बहरहाल ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हम स्पेसिफिक लोन के केस में कमेंसमेंट करते थे लेटर ऑफ 3 डेट्स, याद है? जनरल लोन के केस में हम कमेंसमेंट करेंगे डेट ऑफ पेमेंट से। डेट ऑफ पेमेंट से जगा दो इसको। जाग रहे हो? अच्छा जी। तो इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सवाल में कुछ स्पेसिफिक लोन है? स्पेसिफिक लोन भी नहीं है ही नहीं। उसकी फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, अच्छा उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम, मैंने बोला उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम। हालांकि पेमेंट्स के नीचे देखें, डिब्बे के नीचे क्या लिखा हुआ है? सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम, यानी कि जनरल लोन में भी ऐसे ही हुआ करेगा। नेवर एवर सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे अप्लाई होता है, जनरल लोन पे एप्लीकेबल नहीं है। पड़े थे पैसे, पड़े थे, पहले भी पड़े हुए थे, जरूरत पड़ गई प्रोजेक्ट में उठा के यूज कर लिया, तो पहले से ही पड़े हुए थे। आपको कुछ अल्फाज लिखवाए थे, याद हो तो मैंने कहा था ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ा एसेट बनाने की वजह से, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम भी हुई एसेट बनाने की वजह से।
जनरल लोन पे तो हम ये बात नहीं कर सकते। जनरल लोन तो पहले से पड़े हुए थे। हाँ, जिस दिन से वो पैसा निकाला अब और कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे उसको चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कि ये एसेट बनाने की वजह से ही जनरल लोन लिए थे कि सरप्लस को अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उसकी इनकम यहां पे ले। ठीक है, तो ये तो थी बातें, समझ आती, आधे बच्चों को आती, आधे बच्चों को नहीं आती। अब है पर्चे के लिए याद रखने वाली बात, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल सिर्फ किस पे है? स्पेसिफिक लोन पे, जनरल लोन पे अप्लाई नहीं होगा। तो लिख लें ये अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स, concept of investment income on surplus funds is applicable to specific loans only. Concept of investment income on surplus funds is applicable to specific loans only. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन्स पर अप्लाई होता है। जनरल लोन पे अप्लाई क्लियर है? ठीक है, ओके। इसका मतलब यहां पे तो कुछ भी ना आया, हमारे पास स्पेसिफिक लोन था ही नहीं इस सवाल में। ठीक है ना, लेकिन मैंने तो अपने अगले सवाल की वर्किंग बनाई है ना, और आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाता आ रहा हूं वैसे ही सारी बात बताई कि देखो ये नई चीज आ गई है, तो अभी अगले सवाल में पुरानी चीज भी वापस आ जाएगी और नई चीज तो हम सीख ही चुके हैं अलग से। तो जनरल लोन के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जब जनरल लोन में से पेमेंट हुई तो उस पेमेंट के दिन से ऑनवर्ड्स सीजेशन तक कैपिटलाइज कर देंगे इंटरेस्ट। किस रेट पे? 20 पे, 25 पे, 18 पे या 12 पे? अब समझ आइए कि हम एक पूल में से पैसे निकालते हैं तो रेट भी हमें एक एवरेज ही चाहिए था। ठीक है, तो इधर देखें, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, पहली पेमेंट कितने की हुई? नहीं, कितने की हुई पेमेंट? पहले 3 लाख की पेमेंट हुई। इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना किस रेट पे है? एवरेज रेट पे 22.6%। और अब डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक आओ, देखो जरा ये पेमेंट किस दिन हो रही है? तो 1 अप्रैल को ये पैसा जनरल लोन के बकेट से निकल के एक प्रोजेक्ट में लग गया, तो उस दिन से ये पैसा हमें किसी और काम के लिए अवेलेबल नहीं रहा, तो इसकी कॉस्ट प्रोजेक्ट को चार्ज करो फिर। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने? 8 महीने, 8/12। आंसर नहीं निकालना, वो तो एज यूजुअल 2, 3, 4 जितने इकट्ठे हो जाएंगे एक ही बार निकालेंगे, टाइम नहीं जाया करना। नेक्स्ट पेमेंट किस दिन हुई? समझ आ रही है? नेक्स्ट पेमेंट किस दिन हुई और कितनी है? 1 लाख की पेमेंट हुई, इंटरेस्ट रेट हो गया 22.6%। ये वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे जिसमें निकाली, अभी तो हमने सवाल में निकाली हुई है ना, इनटू 1 जुलाई बोला आपने, जून, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? 6/12। अभी भी आंसर निकालना। एक और पेमेंट पड़ी है, वो कितनी है? 1 नवंबर 16 को 30,000 की, 22.6, और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 1/12। इकट्ठा ही यहाँ पर वैसे ऐसे एक लाइन लगा दो और बाहर ही ले आओ इसका आंसर। कितना? 57065। ऊपर तो सब डैश डैश हैं, तो फिर हाँ ठीक है जी, 57065 इज द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। खुद से करें जल्दी से, कंटिन्यू हो गया यही क्वेश्चन। समझ आया है? क्या चीज? ये रिक्वायर्ड है। आज तो क्वेश्चन है ना, मसला ये कि आज तो ये बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 था और वो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है, लेकिन हम तो रिक्वायरमेंट दे के डिसाइड करेंगे मेन पेज पे करना है या बाद में वर्किंग में। रिक्वायरमेंट ही अगर वो कैपिटलाइजेशन रेट मांगे तो वो हमारा वर्किंग नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट ये मेन पेज पे आएगा।
जैसे अगर वो सवाल के अंदर मांग ले कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ CWIP निकालो, तो फिर हमारी ये वाली चीज भी वर्किंग बन जाएगी, ये वर्किंग जो हम करते हैं बोरिंग कॉस्ट भी। और अगर यही कैलकुलेशन उसने रिक्वायर की हुई हो तो ये वर्किंग नहीं लिखेंगे इसके साथ, बस ये मेन हेडिंग होगी। अब से 2 मिनट और 10 सेकंड बाद मैंने अगला सवाल शुरू कर देना चाहिए। नंबर था पावर लिमिटेड, देखें कौन सा सवाल है, 17 है आई थिंक जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006, पेज नंबर 740 पे है। सबके सामने क्वेश्चन, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, जो हम वर्किंग करते आ रहे हैं, बिल्कुल ये वाली वर्किंग नहीं है, यही मेन रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है जी। और ये मैक्सिमम है, ठीक है जी। ओके, सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं जनरल लोन भी है या नहीं है, स्पेसिफिक लोन भी है या नहीं है, सवाल में है क्या कुछ, देख लेते हैं। को मार्कर पे किसी को कह देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006, मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड, अच्छा हमने दिसंबर 7 की बात करनी, यानी 2007 हमारा साल है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट अमाउंटिंग टू ₹1 मिलियन। 1 मिलियन का क्वालिफाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, बिल्डिंग है, प्लांट है, जो भी। The management of Power Limited approached to a bank to finance the project. 1 मिलियन 10 लाख रुपए की उन्होंने कोई बिल्डिंग लेट से बनानी थी, तो वो बैंक के पास गए, बैंक में जाकर कहा हमने बिल्डिंग बनानी, 10 लाख चाहिए, दे दें। उन्होंने कहा आपकी शक्ल 5 लाख वाली है, तो approach to a bank to finance the project, but the bank agreed to finance only the 50% of the estimated cost, that is ₹500,000 at 15% PA. Okay. The loan was sanctioned on, अच्छा ये साथ साथ करते चले ना, स्पेसिफिक लोन आ गया या नहीं? हम बैंक के पास गए हैं टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, लोन दे दो 10 लाख, होने का 10 लाख कोई नहीं है, 5 लाख ले लो 15% पे, 15% रेट है, और लोन कितना है? 5 लाख का। आया किस दिन है? 28 दिसंबर 2006 पर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, द लोन वॉज सैंक्शन ऑन 28 दिसंबर 6 एंड वॉज इमीडिएटली पुट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी, ठीक है जी। उन्होंने, बैंक ने कहा ये लो अभी ये लो बस ये 5 लाख और चलो जाओ, तुम्हारे अकाउंट में हमने रख दिए 5 लाख, ये लोन तुम्हें सैंक्शन भी अभी कर दिया हमने। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा, भाई बिल्डिंग तो जाहिर सी बात है, अगर 3 मंजिलें बनाएंगे तो 1.5 बना के थोड़े ही छोड़ देंगे, बिल्डिंग तो पूरी बनानी है। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज अदर जनरल पर्पज लोन्स टू फाइनेंस द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 500,000। उन्होंने कहा जी ठीक है, बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें 5 लाख दे दिया है, तो बकाया 5 लाख हम जो है वो जनरल पर्पज लोन्स से निकाल लेंगे, ठीक है जी। अच्छा,
अच्छा, अगर जनरल पर्पज लोन एक ही हो तो उसका भी एवरेज रेट निकालेंगे। एक की कौन सी एवरेज, एवरेज की मुसीबत तो पड़ती ही तब है जब एक से ज्यादा जनरल लोन हो। ठीक है, सही है ना। हाँ, वो रूल वैसे ही लगेगा, जनरल लोन पेमेंट्स की डेट से आगे, ठीक है, और उस पे इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो एवरेज रेट निकालने की जरूरत ही कब पड़ेगी, जब एक से ज्यादा जनरल लोन होंगे। ओके, आय कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 2007। लें जी, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 2007 पर। ठीक है, फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स मेड बाय पावर लिमिटेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। नंबर 1, 1 जनवरी 2007 पर हो 1 जनवरी, फर्स्ट पेमेंट किस दिन हुई, फर्स्ट पेमेंट और 1 जनवरी। वाह भाई वाह, वाह भी वाह। तो लेटर कौन सा है, लेटर है यकम जनवरी, तो हमारी कमेंसमेंट डेट फॉर स्पेसिफिक लोन क्या होगी, यकम जनवरी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मार्कर लेके आए हैं, आप चलते आ रहे हैं। ओके जी, उसके बाद पेमेंट से स्टार्ट हो गई यकम जनवरी, यकम अप्रैल, यकम जुलाई, यकम अक्टूबर को 2 लाख की। ओके, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फेचिंग एन इनकम एट 8% पर एनम। कोई नई चीज तो नहीं आई अभी तक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज गिवन। Oh, there was an unroutine stoppage in the work from 1st June 7 to 31st July, 2 महीने तक। अच्छा, ब्रैकेट लगाएं, अनरूटीन स्टॉपेज आ गई है, जहां से बात शुरू हुई ब्रैकेट लगाएं, देयर वॉज से ब्रैकेट शुरू करें, देयर वॉज से, और जुलाई 2007 पे ब्रैकेट रोकें और साथ लिखें स्टॉपेज। आप जरा साइड पे बैठें, लिखें स्टॉपेज, आप जरा साइड पे बैठे, हम सवाल पूरा कर लें, फिर आपको देखते हैं। कहते हैं मैं देख लूंगा मैं तुम्हें, वो वाली बात है। जरा बैठो ना, जरा स्टॉपेज, जरा बैठो, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो। ठीक है, स्टॉपेज, जरा साइड पे बैठे, हम सवाल पूरा कर लें, देख लेते हैं आपको। फिर बताया था आपको, सुने बताया था आपको, स्टॉपेज जोन सी भी है, अनरूटीन है या रूटीन है, इसको भी छोड़ो। स्टॉपेज है, सस्पेंशन है, आ गई, कोई बात नहीं। सिर्फ क्या करोगे, यहां पे मंथ्स लिख लेना और फ्रैक्शन लगाते हुए थोड़ा फासला रख देना, और सारा सवाल पूरा करने के बाद देखना नॉन रूटीन हुई तो फिर कुछ भी ना करना। वैसे तो चलो थोड़ा सा और तजर्बा हो जाएगा, तो रूटीन को कुछ भी नहीं करना, तो फिर ये काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉन रूटीन स्टॉपेज है तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ना, वो भी नहीं करना। कौन सोचे साथ साथ, वो मुसीबत में पड़ जाता है बंदा। बस ज़हन में आ गया कि नॉन रूटीन स्टॉपेज है, इसका ट्रीटमेंट है, तो मंथ्स लिखेंगे और बटा लगाते हुए थोड़ा सा फासला दे देंगे, बस उसके बाद सारा सवाल पूरा कर लेंगे। एंड पे 1 मिनट में मेरे पास तो लाल मार्कर होगा, वो निकलेगा, और आपके पास भी वही ब्लैक बॉल पॉइंट होगा, वही निकलेगा। आप मंथ्स काटेंगे पर्चे में, -1 -2 जो भी करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, चलें शुरू करें सवाल पे। स्टॉपेज को साइड पे रख दिया हमने, रखें ना साइड पे, रख दिया साइड पे। ओके, द फ्लोइंग इज द इंफॉर्मेशन, बह रही है ये इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग ऑल द लोन्स अवेलेबल टू ताकत लिमिटेड। स्पेसिफिक लोन 5 लाख, 15%, 2800, ये कौन सा है? और फिर 2 जगह ना लिखो, या ऊपर वाले पे राजी हो जाओ, यहाँ पे काट दो, वैसे काट दो यहां से। पता है क्यों? स्पेसिफिक लोन के अपने रूल्स हैं, यहां पे उसका इंटरेस्ट निकलना है 15% के हिसाब से निकलना है, उसकी बैलेंस से इन्वेस्टमेंट इनकम निकलनी है, बिल्कुल निकलेगी। अब जनरल लोन 3 आ रहे हैं आई थिंक, वो 3 का हमने एवरेज रेट निकालना है, तो अगर ये यहीं पे पड़ रहा तो आप यहाँ पे शायद जनरल लोन भी गलती से ले जाओ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, और सही है, तो इसलिए इसको यहां से काट के लिख लें, ऑलरेडी कवर्ड इन फर्स्ट पैरा। ठीक है ना,
ऑलरेडी कवर्ड इन फर्स्ट पैरा ऑफ क्वेश्चन, पहले पैरा में ही था ना। अच्छा वैसे वर्किंग, मेरा दिल नहीं कर रहा इसके साथ वर्किंग 1 लिखने पर, चलो लिख देते हैं। मैं 2 ना लिख दूं, वो वजह क्या पता, मेरा ये जगह भी एक तो इसने घेर लिया आके, मैंने तो वक्त बचाने के लिए नहीं मिटाया। एक तो इसने हमारी वर्किंग 1 की जगह भी घेर ली, फिर नंबर भी दे दें, हम नहीं देते, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, वर्किंग 1 तो हमारी रिसीट एंड पेमेंट ही थी। ठीक है, हम निकाल पहले यही लें, कोई को मसला नहीं। ठीक है, चलें, आपको सिखाया था एक काम, सुन लें पहले एक बार, सुन लें। जनरल पर्पज लोन 1 2 3, 3 लोन है, उनके अगले अमाउंट लिखी हुई है कॉलम में, आगे रेट लिखा हुआ है, लोन टेकन ऑन लिखा हुआ है, लेकिन लोन रीपेमेंट की डिटेल ही नहीं है नीचे देख। द जनरल पर्पज लोन 2 वॉज रीपेड इन फुल ऑन 30/11 हमारे साल में, लोन 3 वॉज रीपेड इन फुल ऑन 31/10/7 हमारे साल में, रिमेनिंग लोन्स वर आउटस्टैंडिंग टिल 31 दिसंबर 7। ठीक हो गया जी। अगली बात को छोड़ें फिलहाल, जनरल पर्पज लोन यानी कि जनरल लोन्स का एवरेज रेट निकाल के दें मुझे। तुम सुनना मत, कोई बात समझ ही ना, पेमेंट स्केड्यूल ही बनाता तो हमारी रूटीन खराब ना हो, जो बातें चल रही हैं जहन में वैसे ही चलती रहे। रिसीट्स पेमेंट्स स्केड्यूल, तो ये कर लें अब 1 आध मिनट 1.5 मिनट में, जल्दी जल्दी। चलें जी, बस कर दें अब। कितने बच्चे कैलकुलेट कर चुके? ना मुश्किल काम है। मेरे अपने मतलब की से तुम्हारे ये लिखवानी ही मैंने कुछ बातें। अच्छा, देखना शुरू कर दिया तुमने। और बस कर दें अब, कितने बच्चे रहते हैं अभी भी? कितनों ने कर लिया कैलकुलेट? बाकी बस रहने दें अब, बस अब रहने दें, बस रुक जाएं प्लीज। प्लीज सब ऊपर देखें आप, बुथियां ऊपर कर लें। लोन 1 कितनी अमाउंट है इसकी?
है 6 लाख। दूसरा लोन एक बार लिख लें सारे। दूसरा लोन कितना है 4 लाख का, और तीसरा 3 लाख का। बड़ी गिनती है भाई यहाँ पे तरतीब से। ओके, इंटरेस्ट रेट भी निकाल लें जरा ताकि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए। 12%, 14% और 14%। अच्छा, अब लोन 1 किस दिन आया? यकम फरवरी 7, हमारे ही साल में आया। लोन 1 हमारे ही साल में आया। नीचे देखें जाकर लोन 1 कब रीपे हुआ? लोन 2 और लोन 3 रीपे हो रहे हैं। कहता है बाकी सभी लोन्स आउटस्टैंडिंग। सभी का मतलब क्या है? लोन 1 जनरल पर्पस भी आउटस्टैंडिंग है, स्पेसिफिक भी आउटस्टैंडिंग ही है। स्पेसिफिक की भी कोई रीपेमेंट नहीं हुई, वरना कुछ रीपेमेंट होती तो वहां पे हम कैलकुलेशन में देख लेते वहां पे जाके। बहरहाल लोन 1 यकम फरवरी 7 हमारा साल है, 7 हमारा साल, यकम फरवरी 7 को आया है और आउटस्टैंडिंग है तो फिर 11/12। ठीक हो गया? आगे बढ़ो। लोन 2 आया किस दिन? यकम मार्च हमारे साल 7 में, और रीपे हो गया लोन 2 वॉज रीपेड इन फुल ऑन 30/11/7। तो आया था यकम मार्च 7 को, चला गया 30/11/7। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। अगला लोन नंबर 3 किस दिन आया? यकम जनवरी 7। रीपे किस दिन हो गया? कहता है लोन 3 वॉज रीपेड इन फुल ऑन 31 अक्टूबर 7। तो यकम जनवरी 7 से 31 अक्टूबर 7 तक कितने महीने? 10 महीने। तो 10/12। ठीक हो गया जी? बस अब तो कुछ नहीं बचा, जल्दी से बता दें। लोन आउटस्टैंडिंग 550,000, 300,000 और 2,50,000। इंटरेस्ट 6600, 66,000, 42,000, 35,000। इंटरेस्ट का टोटल बता दें। ओके, और 11 लाख। तो रेट आ जाएगा हमारा 143,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी 11 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 13%। ठीक हो गया? कितने बच्चों का यही आंसर था? चलो शाबाश, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट। वैसे तो मेरे ख्याल में तरतीब से चलें तो बेहतर है, जैसे करते आए। वे तो नया काम था इसलिए अलग से करवा दिया। ठीक है, तरतीब क्या है? हम पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकाल लिया करते थे। ठीक है, तो कितना है लोन स्पेसिफिक हमारा? 5 लाख। ओके, इंटरेस्ट रेट क्या है उस पर? 15%। ओके, और किस दिन सीजेशन आए? ओ माय गॉड, आखिरी लाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर पढ़ो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज नॉट कंप्लीटेड अप टू 31 दिसंबर 2000। पहली बार ऐसा हुआ हम जो बोरिंग कॉस्ट पढ़ रहे हैं उसमें कि हमारे साल का एंड हो गया लेकिन प्रोजेक्ट का एंड नहीं हुआ। तो फिर गौर से सुने, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक का कैपिटलाइज करना शुरू करते थे, कब रोक देते थे? वर्क कंप्लीशन पे। इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करना शुरू कर देते थे कमेंसमेंट से, कब रोक देते थे? वर्क कंप्लीटेड पे। इवन जनरल लोन का इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू, ठीक है कमेंसमेंट से ना हो, शुरू चाहे वो डेट ऑफ पेमेंट से हो, लेकिन रुक ये भी कब जाता था? वर्क कंप्लीशन पे।
लेकिन अगर कभी वर्क कंप्लीट ना हो और साल पहले कंप्लीट हो जाए तो क्या करना चाहिए? लॉजिकल सी बात है, बता दो खुद ही सोच के। इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का ईयर एंड तक, इन्वेस्टमेंट इनकम का लेस होना ईयर एंड तक, और जनरल लोन का भी चार्ज होना ईयर एंड तक आया करेगा। तो इसका मतलब आप वहां पर तो जो पीछे रूल लिखा, जनरल लोन का इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट टिल सीजेशन और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट लिखा ना, इसके साथ लिख लो डाल के, और ईयर एंड। ईयर एंड कब? व्हेन प्रोजेक्ट इज नॉट completed within our year। ठीक है, our year। इधर देखो, वर्क कंप्लीशन डेट इज नॉट गिवन, therefore borrowing cost shall be capitalized till year end। नई चीज आ गई ना जी, till year end, till year end। ठीक है जी भाई, सही है। तो 1 जनवरी से शुरू किया और ईयर एंड तक सब कैपिटलाइज होगा, तो कितने मंथ्स? पहली बार ऐसे हुआ, वैसे तो 12 में। ऐसा भी जरूरी नहीं पहले दिन ही शुरू हो, कभी ऐसा भी होगा साल के दरमियान में शुरू होकर खत्म नहीं हुआ करेगा। कल होपफुली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो भाई ये बात याद रहेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट एक्स, सुन लो, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना शुरू होता था कमेंसमेंट से और वर्क कंप्लीशन पे रोक देते थे। इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि सिर्फ स्पेसिफिक लोन के सरप्लस से ही निकलती है कैपिटल, उसको भी माइनस करना शुरू करते थे कमेंसमेंट से, रोक देते थे वर्क कंप्लीशन डेट पे। और जनरल लोन का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर, चार्ज करना, कैपिटलाइज करना शुरू करते थे पेमेंट डेट से और रोक देते थे वर्क कंप्लीशन तक। लेकिन अगर कभी वर्क कंप्लीट ना हो और हमारा साल पहले खत्म हो जाए तो लॉजिकल सी बात ही है ना, हम इन सारी चीजों को कहां पे रोक देंगे? ईयर एंड पे। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ईयर एंड हो जाए तो फिर हम ईयर एंड तक इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन का, इन्वेस्टमेंट माइनस होना स्पेसिफिक लोन की, सरप्लस की, और जनरल लोन का इंटरेस्ट, सब कुछ रोक दिया करेंगे ईयर एंड। क्लियर? अच्छा जी, उसका मतलब यहां पे हम 12/12 लिख सकते हैं जी, बोलें हैं? 75,000। ठीक है जी, 75,000 मंथ्स लिख लेते हैं। हाँ, स्पेस बहुत जरूरी है जी, सर मुझे तो भूल ही गया था बीच में, वो भी है 12/12 जी। मंथ्स लिख लें, सारे ही लिखने हैं, कोई बात नहीं, लिख लें। कल फिर आपको छोटा सा रूल लिखवा दूंगा। ठीक है, नहीं होगी सस्पेंशन अनरूटीन नॉन रूटीन, ठीक है, तो फिर अनरूटीन नॉन रूटीन सस्पेंशन नहीं हुआ करेगी तो ना मंथ्स लिखेंगे ना गैप डाला करेंगे, फिर वक्त बचाएंगे। लेकिन फिलहाल लिख लेते हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी, तो फिर ये भी ना लिखा करें, सस्पेंशन हो तो ये आंसर भी नहीं लिखना। पता नहीं कहाँ पे सस्पेंशन नॉन रूटीन है माइनस करा दे तो फिगर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, तो हम आंसर भी एंड तक नहीं लिखा करेंगे। ओके ओ भाई, वो क्या नोट करी जा रहे? अच्छा रुक जाओ ना। अच्छा, इंटरेस्ट आ गया जी, आंसर नहीं लिखा फिलहाल हमने। ठीक है, वो लिख लेते हैं जब सस्पेंशन को देख लेंगे एंड पे जाकर। फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट इनकम की टेंशन लग गई, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिसीट पेमेंट से बैलेंस। ठीक है, कहाँ से शुरू किया करते हैं इसको? लेटर से। लेटर डेट 1 जनवरी। ठीक है, नंबरिंग नहीं की आपने, जल्दी से नंबरिंग कर लो, खुद ही करो, आसान सवाल है ना, नंबरिंग खुद ही कर सकते हो। नंबरिंग करो, रिसीट पेमेंट की नंबरिंग करो।
रिसीट्स और पेमेंट्स क्वेश्चन में जितनी आ रही हैं उन पे जल्दी से नंबरिंग करो, पता है ना। होगी नंबरिंग। पहले पैराग्राफ में 5 लाख नजर आ रहे हैं, उस पे नंबर 1 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद यकम जनवरी 7 पे 2 लाख के साथ 2 लिखा, ठीक है। 1 2 कर भी लें तो यहाँ पे वो 1 2 भी इकट्ठे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने लेटर से शुरू कर देना ना। बहरहाल अपनी तरतीब रखें, 1 2, फिर 1 अप्रैल के साथ 3, 1 जुलाई के साथ 4, 1 अक्टूबर वाली के साथ 5 है, सब 2 2 लाख की, ठीक है। अब सबकी तवज्जो चाहिए, इधर देखें। यकम जनवरी मैंने कहा 7 पे क्या कह लो, लोन ऑलरेडी रिसीव्ड। जो 7 नोट करेगा उसको नुकसान हो जाना है, इसलिए रुक जाए। इसी दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की कितनी, 2 लाख। 7 7 नोट करने वाले को नुकसान होगा, मैं पहले बता रहा हूं, ना करें प्लीज। एक ही दिन हमने कर ही, एक दिन नहीं थी, एक दिन तो हमने एक दिन कर लिया ना लेटर से शुरू करके। तो एक दिन की रिसीट पेमेंट्स के साथ मैंने आपको कहा हुआ है एक बॉक्स लगा लिया करें। कितना अवेलेबल हो गया बैलेंस, 3 लाख। बैलेंस टू बी इन्वेस्टेड, ठीक है जी। कितना आ गया, 3 लाख। फिर अगली पेमेंट नंबर 3, यकम जनवरी, सॉरी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2007, सेकंड, मैंने ट्राई किया सेकंड लिखूं, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी हुई, 2 लाख। 2 लाख माइनस हो गया, 1 लाख बैलेंस बच गया टू बी इन्वेस्टेड, कर दिया होगा इन्वेस्ट। नेक्स्ट नंबर 4 देखें। 1 जुलाई 2000 क्या किया, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कर दी, कितनी, पेमेंट तो 2 लाख की ना। हमारे पास अवेलेबल स्पेसिफिक कितना है, तो फिर बकाया जनरल से। अब तरीका क्या हुआ करेगा, देखें। जब भी ऐसा हो जाए कि स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन दोनों आ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हमेशा स्पेसिफिक लोन को। जब स्पेसिफिक लोन खत्म हो जाए तो फिर मूव करना है जनरल की तरफ से। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हुआ करेगा हमेशा। स्पेसिफिक लोन पहले हमने यूज करना है प्रोजेक्ट में, जब खत्म हो जाए तो जाना है जनरल लोन की तरफ। अब जब ये काम हो जाए कि स्पेसिफिक लोन कम पड़ जाए, तो ब्रैकेट में इस तरह से ना जो पेमेंट है वो लिख लिया करना, ठीक है। अब 2 लाख की पेमेंट है, बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास, ये 1 लाख तो पे हो गया, कहां से, स्पेसिफिक लोन से। अब बकाया कितना रहता है, ये 1 लाख कहां से पे करोगे, तो ये जनरल लोन की डायरेक्ट पेमेंट ही आया करेगी। इधर देखें, जनरल लोन, ठीक है जी। जनरल लोन का आना जाना हमें उससे कोई परवाह नहीं होगी। स्पेसिफिक लोन का आना भी, पे होना भी, इसका इंटरेस्ट भी, सब कुछ आया करेगा। जनरल लोन पड़ा है, पूल में पड़ा है, बस कब आया कब गया हमें इससे क्या। हाँ, जिस दिन पेमेंट हुई है, देखिए हम यहां पे खड़े थे दूसरे सवाल के अंदर, जो पिछला सवाल किया हमने पहला वाला, हमें सिर्फ डायरेक्ट ये पेमेंट दे दी थी जनरल लोन से, तो हमने इसकी पेमेंट डेट से ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था, तो ये हमें चाहिए बस फिर, ठीक है। तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट इसका नहीं है, स्पेसिफिक लोन से चल रहे हैं। हाँ, अगर स्पेसिफिक लोन ही नहीं था और प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर पहली बार ही क्या हुआ था, जनरल लोन ही आया था, ठीक है। तो हमने शुरू कर दी स्पेसिफिक से, पेमेंट खत्म हो गया, जनरल लोन से पेमेंट शुरू कर देनी है फिर, ठीक है। चलें आगे, कुछ समझ आई थोड़ी बहुत। ये मैक्सिमम है वैसे IAS 23 का। बस एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो है प्रोग्रेस बिलिंग का, ठीक है। तो वो आई के अपने बुक में भी अपने डिस्कस नहीं किया, एहतियात के तौर पे आखिरी लेक्चर उसका रखा होता है मैंने, तो उसके अंदर हम वो
भी करेंगे और एक मुश्किल सा सवाल भी करेंगे वो FAR 2 के लेवल का, वो एडिशनल होगा। वरना ICAP ने अपनी जितनी क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये उसका एंड लेवल बन रहा है, ये मैक्सिमम है। स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, इन्वेस्टमेंट इनकम और स्टॉपेज नॉन रूटीन भी ये डिस्कशन कर लें तो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, या कल से छुट्टियां शुरू कर दो फिर, ठीक है ओके। हाँ करके तो देखना, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, छुट्टी करने का 6 महीने और लगने, मज़ा कैसे नहीं आएगा दोबारा FAR 1 पढ़ने। कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, इधर कुछ नहीं बचा, बैलेंस कुछ नहीं बचा, तो सारे का सारा जनरल लोन से 2 लाख रुपए, ठीक है। तो चले तो थे इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बैलेंस निकाल लें, इवन जनरल लोन की भी पेमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, किस किस दिन पेमेंट हो रही है। ओके करें शुरू, सवाल तो खत्म हो गया, आप कहना शुरू करें जी। बैलेंस कितना है बताओ, पहले जो इन्वेस्ट किया 3 लाख इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट है 8%, आगे बाद में लिखते हैं। उसके बाद कितना इन्वेस्ट किया 1 लाख, 1 लाख हैंड वालों नजर आ रहा है, इनटू कितने परसेंट 8%। उसके बाद कुछ नहीं बचा, चलो अब गिन लेते हैं कितने मंथ्स। ये 3 लाख अवेलेबल किस दिन हो गया था, उसी दिन, पहले दिन ही, रकम जनवरी को। कब तक रहा, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, अप्रैल नहीं, इंटू 3/12, अच्छा 3/12 कर देना, दर दूर है, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल को 2 लाख पे हुआ, कितना रह गया 1, ये पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, कितने महीने 3 महीने, बोलो यकम अप्रैल को हुआ ना बेटा इन्वेस्ट, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, फिर जुलाई में जाके पेमेंट और खत्म हो, तो 3 मंथ। बेटा देख लें एक बार, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, फिर जुलाई में जाके इन्वेस्टमेंट वो खत्म हो गई। बेटा मैंने तो कहा है कि वो हमें पता ही नहीं है, उसको तो हमने साइड पे बिठा दिया था सवाल के शुरू में ही, ऐसे ही उससे बात नहीं करनी हमने जी। 3/12, इसीलिए तो हम इतना नहीं सोच सकते बेटा, बस ठीक है सवाल पूरा हो जाए, सवाल पूरा हो जाए हमसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो हम पहले सवाल किसी ने कितना पूरा कर लेंगे, फिर एंड पे जाके हमने स्टॉपेज को देखना है, ठीक है, एंड पे सिर्फ, ताकि हमें ये सोचने, ये कहाँ सोचेंगे, ये तो हर जगह सोच रहे हैं, तो हम तो अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं सवाल करते हुए, थक जाएंगे, मिस भी हो जाएगा। नहीं सोचना, उसको साइड में बिठाया होता, वो मेरी कुर्सी पे बैठा हुआ स्टॉपेज, ठीक है, नॉन रूटीन स्टॉपेज, उसको बाद में। ओके नहीं नजर आ रहा ना तुम्हें बेटा, तुम्हारी आंखें नहीं, दिल की आंखें खोलो, उससे नजर आएगा तारिक। ओके नजर आ रहा है ना, आ रहा है नजर, ओके जी। आंसर नहीं निकालना, उसकी वजह स्टॉपेज तो इधर भी था, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इसलिए नहीं सोचना। नेक्स्ट रह गया जनरल लोन। जनरल लोन की जिस दिन उस पूल में आ डाला और पैसे निकाले, उस दिन से वो पेमेंट के ऊपर उतने पैसे जो हमने वहां से निकाल लिए, प्रोजेक्ट में यूज किए, कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एवरेज रेट पे। तो कितनी पेमेंट निकाली है 1 लाख, रेट कितना निकाला हुआ है 13%, बाद में देखते हैं। दूसरी पेमेंट 2 लाख 13%, चलो अब देख लेते हैं। ये पेमेंट किस दिन की हमने जनरल लोन से, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से ये रेंट तक आना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये रेंट पहले आ गया, तो 6 महीने, 6/12, ठीक है। और उसके बाद दूसरी पेमेंट हुई है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर और मंथ्स तो लिखे ही नहीं, मैंने कहा एक ही बार ब्लू मार्कर खोलेंगे ना जी, ठीक है। तो ये चुप, जुलाई, अगस्त, ये जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कौन कौन से मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम के 3 मंथ्स हैं, कौन कौन से 3 थे,
जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, और ये अप्रैल मई जून कर लें जी। चलें, डन, सवाल खत्म हो चुका है। अब चलो, स्टॉपेज कौन सी है? स्टॉपेज कौन सी है? एडजस्टमेंट करनी है, इग्नोर तो नहीं ना करना। एडजस्टमेंट करनी है तो क्या कहा था? लाल तलवार निकाल लेना, और जहां जहां स्टॉपेज नजर आए, नॉन रूटीन सस्पेंशन नजर आए, वहां वहां उसका कला कमा कर देना, ठीक है। तो कौन कौन से मंथ्स में नॉन रूटीन? जून और जुलाई। चलो, जून जुलाई गए। ये कौन है? शुक्र है, मुझे लगा ये कहीं जुलाई नहीं तो जून आ गया। चलो भाई, जुलाई तुम भी चलो। अब कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, जहां जहां जून और जुलाई नजर आए वहां वहां। अब ये देखो, 12 माइनस 2 जी, इंसान बनो। 3 माइनस 1 और यहां पे 6 माइनस 1, ठीक है। हमने नहीं आंसर दूसरा लिखना होता, बस ऐसे ही लिख देंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे ही 10/12, 2/12, 5/12, ठीक है। आंसर बता दीजिए। 62500। किसका टोटल आंसर? 6, देख लें। अच्छा बेटा, 2-3 बच्चे कर लिया करें चेक, नो इशू। इसका आंसर तो सही है ना? 62,500 तो ठीक है ना? ओके, ये 7,333, 3-4 आवाजों ने 7,333 बोला है, सही है। ओके, पुत्र उतला भी चेक कर ही लो फिर। कैलकुलेटर मुझे ही दे दे, मैं तो कहता हूँ ये भी मैं ही कर लेता हूँ। तो ठहर जा, पहले उत्तर वाला मकान ने पुराना। सही है ऊपर दोनों, अब सही है। आप बताएं इसको डायरेक्ट ही बाहर लाओ। 11917। इसका नेट बता दो। 55,167। और इधर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस थे नहीं, टोटल बता दो। 67084। डन, ये आंसर है। होमवर्क जो लिखा होता है ना लेक्चर 4 पे कल, वो आज कर लेना। अल्लाह हाफिज। चलो कल मैं समझा दूंगा, पर लिख तो लो। वैसे समझने वाली इतनी बात नहीं है। पहली बात लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से 3 पॉइंट्स कहीं पे लिखने। जहां पे वो रूल नहीं लिखा तो ये वाला उसी का है पीछे, लिख लो कहीं पे। लिखो 3 पॉइंट्स। नंबर 1, एवरेज रेट ऑफ जनरल लोन कैपिटलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो ना एवरेज। कैपिटलाइजेशन ब्रैकेट में एवरेज रेट ऑफ जनरल लोन may be given in question or you may have to calculate it। पहली बात तो ये हो गई। बस वैसे ही लिख दिया था तो अब लिखवाना भी था, स्टार लगा दिया था ना एक। कैपिटलाइजेशन एवरेज रेट ऑफ जनरल लोन्स may be given in question or you may have to calculate it using। अब इसके नीचे लिखवाता उस वक्त तो कह देता एज अबव। बहरहाल समझ आ गई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेफर कर लें इस वर्किंग को, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब कहने का ये है, रंगियां दे जाओ तुम मुझे। मतलब कहने का ये है कि कभी कभी वो खुद भी बता देगा, तो फिर कोशिश ना करने लग जाना, नहीं हमने तो एवरेज रेट निकालना है। कभी इंफॉर्मेशन मिसिंग कर देगा थोड़ी बहुत, ठीक है। तो एवरेज रेट खुद निकाल कर दे दे, कहे ये एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है, तो फिर जिद नहीं करनी, ठीक है। ओके, दूसरी बात लिखें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट किसी लोन के बारे में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अ लोन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अ लोन, अज्यूम, क्या अज्यूम करना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? स्पेसिफिक, ठीक है। अज्यूम इट इज अ स्पेसिफिक लोन।
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अ लोन, assume it to be a specific loan. ओके, थर्ड लिखें, समझा कल दूंगा ये होता क्या है, लेकिन आते ही मुझे याद करवाना है। एक चीज होती है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो टाइम खत्म हो गया है, ये समझाऊंगा कल। लिख इसलिए लें ताकि फिर मुझे भी ना भूले और आपको भी ना भूले। तीसरा पॉइंट लिखें, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी is always considered as a general loan. ये क्यों जनरल लोन है हमेशा, ये आप समझाऊंगा कल, ठीक है, क्लास का टाइम खत्म हो गया। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ जनरल लोन। तो जब आपको बताऊंगा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है तो आप खुद ही कहेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी लिखा हो तो सवाल तो खामोश है कि ये जनरल है या स्पेसिफिक, तो आप कहोगे नहीं साइलेंट हो तो स्पेसिफिक नहीं, जनरल लोन स्पेसिफिक लोन खामोश हो तो कहते हैं, लेकिन रनिंग फाइनेंस को हमेशा क्या कहेंगे, जनरल लोन। बताऊंगा कल होता